पिछला वीडियो बीच में ही कट गया था, सॉरी फॉर देट। हम इसी को ही आगे कंटिन्यू करते हैं। हम देखते हैं कि राजपूतों की युद्ध पद्धति जो थी कि वे अचानक से ही द्रुत गति से आक्रमण करते थे और सामने शत्रु को चौंका देते थे। और यही युद्ध पद्धति हम बाबर के सामने भी देखते हैं। मगर बाबर की सेना की जो एक खासियत थी कि उसने सेना को भागों में बांट रखा था। तो वह सेना, शत्रु दल जो था वह राजपूतों की सेना को चारों तरफ से घेरने में सफल रहा। और इस कारण से हम देखते हैं कि मुग़ल जो एकदम से सामना तो नहीं कर पाए जब उन्होंने सहसा आक्रमण करा, परंतु घेर करके उन्होंने राजपूतों की शक्ति को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। फिर राजपूतों की एक और खासियत थी कि वे मरने में विश्वास करते थे कि उनको युद्ध करना है और युद्ध में वीर गति को प्राप्त होना है। जबकि मुग़ल जो थे वह युद्ध करके जीतने में विश्वास रखते थे और जीवन की बाजी को वे हारना नहीं चाहते थे। ऐसी स्थिति में उन्होंने इस युद्ध में अपनी जी जान लगा दिया था कि वे किसी भी हालत में इस युद्ध को नहीं हारेंगे। जबकि सांगा ने अपने आप को हाथी पर बैठा दिया और हाथी पर बैठने के कारण वह युद्ध स्थल पर चारों तरफ से विजिबल था और इसका फ़ायदा दुश्मन ने उठाया था। राजपूतों की यह शान कि युद्ध में वीर गति से ही लौटेंगे, उससे राणा सांगा भी नहीं बच पाया था और उसने अपने को माउंटेड एलिफेंट पे बैठा करके युद्ध का सामना करा था। और यही कारण था कि वह चारों तरफ से सैनिकों के तीर का शिकार हो रहा था और इसीलिए वह हताहत भी हो गया था और उसको रण स्थल से हटाना पड़ा था। और जैसे ही उसको हटाया गया वैसे ही युद्ध स्थल पर भगदड़ सी मच गई थी और यह समझ नहीं आया था कि कौन इस युद्ध का अब नेतृत्व करेगा। बाबर के लिए यह इजी हो गया कि अब जो बिखरी हुई सेना की शक्ति थी उसको वह बड़ी आसानी से समाप्त कर सकता था। नेक्स्ट रीज़न हम देखें तो यह तीर और बारूद के बीच का युद्ध था। जहाँ बारूद तुरंत आग बरसाता था, तीरों के पहुँचने से पहले ही पहुँच जाता था, तो जो तीर बाबर की सेना को नष्ट करते उससे पहले ही जब आग के गोले उस पर पड़ने शुरू हुए तो राणा सांगा की पदाती सेना और हाथी वे सभी नष्ट होते चले गए। हालांकि हमें यह पता है कि राजपूतों की सेना 2 लाख के लगभग थी, मगर फिर भी यह सेना, क्योंकि मिलीजुली सेना थी, उसके सामंत लोग इस सेना का नेतृत्व कर रहे थे, तो उन सामंतों की सेना वह इन बारूदों का सामना, क्योंकि उन्होंने इस प्रकार का युद्ध कभी देखा ही नहीं था, इसलिए वह सामना ही नहीं कर पाई। वहीं हम देखते हैं कि जो सैनिक सामंतों के थे उनकी लॉयल्टी सांगा से ज़्यादा अपने सामंत के प्रति थी। वे सामंतों के नेतृत्व में लड़ रहे थे, न कि राणा सांगा के नेतृत्व में। इसलिए उनको नेतृत्व जिस प्रकार का मिला उन्होंने युद्ध में उसी शक्ति से कार्य किया था। जबकि बाबर की सेना जो थी वह केंद्रीय नेतृत्व में विश्वास करके और बाबर के कहे अनुसार कि यह जिहाद है और हमारे को एक काफिर को नष्ट करना है, और इस जिहाद का रूप देकर के बाबर ने अपने नेतृत्व में, यानी कि केंद्रीय नेतृत्व में, इस युद्ध को जीता था। आम तौर पे हम देखते हैं कि भारतीय राजाओं ने ज़्यादातर युद्ध अपने कुछ कारणों से हारे। वो यह था कि डिसीजन मेकिंग नहीं था। वो ये सोचते थे कि उन्होंने शत्रु को हमेशा अपने से कमज़ोर समझा, इसीलिए उन्होंने शत्रु पर तुरंत आक्रमण कभी भी नहीं करा। राणा सांगा ने भी यही भूल करी। राणा सांगा ने बयाना पर जब विजय प्राप्त कर ली थी और बाबर की सेना जबकि डरी हुई थी और जिस प्रकार से वह बाबर की सेना आगे बढ़ रही थी, तो ऐसी स्थिति में वह बयाना के पश्चात
राणा सांगा जो था वह बयाना में ही रुका रहा, आगे नहीं बढ़ा। अगर वह इस समय का फ़ायदा उठाता जबकि उसकी सेना उसकी राणा सांगा की विजय से भयभीत हो चुकी थी, तो ऐसे समय में अगर भयभीत सेना पर वह आक्रमण करता तो शायद खानवा का युद्ध उसके पक्ष में ही होता और उसकी पराजय नहीं होती। ये कुछ ऐसी सामरिक भूलें थीं जिसके कारण से बाबर को युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था। हम अब बात करेंगे कि इस खानवा के युद्ध का क्या परिणाम निकला। हम खानवा के युद्ध को हम क्यों ये पानीपत के युद्ध से ज़्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि इसका पहला और मुख्य कारण जो था वह ये कि खानवा का युद्ध जो था वह एक निर्णायक युद्ध सिद्ध हुआ था, क्योंकि इसने बाबर ने राणा सांगा को हरा करके, जो कि एक बहुत बड़ी राजपूत शक्ति माना जाता था, उसको हरा करके समस्त राजपूत राज्य पर अपनी विजय हासिल कर ली थी। यानी कि वह राजपुताना पर अपनी विजय हासिल कर पाने में सहायक रहा था। अभी तक उसको भारतीय किसी भी सेना ने इतनी बड़ी संगठित चुनौती नहीं दी थी जो राणा सांगा ने दी थी। इब्राहिम लोदी को हरा करके वह दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर चुका था और छोटे मोटे जो अफ़गानी थे जिन्होंने लोदी के हार के पश्चात में कहीं आसपास राज्यों में अपनी शक्ति को बढ़ाना प्रारंभ करा था, तो वे बाबर के लिए छोटी शक्तियाँ थी, जबकि अभी उसको हराना ज़रूरी था राजपूतों को, क्योंकि राजपूत एक संगठित शक्ति थी। तो राजपूतों को हराने का मतलब था कि उसके सम्मुख यह चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई थी कि अब वह भारत पर शासन कर सकता है या यहाँ का शासन अपने हाथों में इब्राहिम लोदी के पश्चात ले सकता है। तो इसको हम एक प्रकार से निर्णायक युद्ध मानते हैं। दूसरा, राजपूतों की संपूर्ण शक्ति को बाबर ने इस युद्ध में समाप्त कर दिया था। अभी तक जो एक चांस यह बन रहा था कि हसन खां मेवाती, जो कि मेवात प्रदेश का प्रमुख था और एक मुसलमान था, मगर उसने राणा सांगा के नेतृत्व में युद्ध लड़ा था। यह बाबर के लिए यह इस समय एक बड़ा कठिन दौर था, क्योंकि उसको यह आभास हो चुका था कि मेवातियों की और राणा सांगा की एक गठजोड़ा बंध सकता है। परंतु इस युद्ध में दोनों का एक साथ युद्ध लड़ना, राणा सांगा का हताहत होना और हसन खां मेवाती का युद्ध में शहीद होना एक नए गठबंधन को पूर्ण रूप से समाप्त करने में सफल रहा था। और जो मेवाड़ और मेवात की जो मैत्री संघ के उभरने की जो आशंका थी वह समाप्त हो चुकी थी। तीसरा कारण यह था कि परिणाम जो हुआ कि राजपूतों की वीरता ने यह आशंका बाबर के मन में बैठा दी थी कि ये एक बड़ी शक्ति हैं जो उभर करके सामने आ सकती हैं और वे भारत पर पुनः अपना अधिकार करना चाहेंगी या अपने राज्य को पुनः प्राप्त करना चाहेंगी। मगर अब राजपूतों की पराजय के पश्चात हम देखते हैं कि यह बिल्कुल ही क्लियर हो गया था कि राजपूत अब पुनः उभर करके सामने नहीं आ सकते हैं और वह निशंक होकर के अब अपना राज्य यहाँ पर स्थापित कर सकता है। और भविष्य में अब ऐसा कोई भी ना तो राजपूत संगठन और ना ही कोई मेवाती संगठन बनेगा जो बाबर की शक्ति को चुनौती दे सकता है। तो राजपूतों के द्वारा जो प्रयत्न किया जाना था कि वे उसको विदेशी सत्ता को भारत से समाप्त कर सकते हैं, वह अब समाप्त हो गया था।
अन्य परिणाम जो रहा कि गुजरात, उत्तर और मध्य भारत में राजपूतों की सत्ता को एक कठोर ब्लो पहुंचा था। एक हिंदी में क्या बोलेंगे, धक्का पहुंचा था। और इस के फलस्वरूप अब यह भी क्लियर हो गया था कि गुजरात अब एक स्वतंत्र राज्य के रूप में, मालवा एक स्वतंत्र राज्य के रूप में एक मुसलमान शक्ति को पुनः स्थापित कर सकते हैं। अब राजपूत शक्ति उन पर पुनः आक्रमण नहीं करेगी। सबसे महत्वपूर्ण परिणाम जो इस युद्ध का निकला वह ये, जैसा कि रशब्रुक विलियम्स ने लिखा है, कि अब बाबर का शक्ति केंद्र काबुल से हट करके अब भारत में हिंदुस्तान हो गया था। उसने यह अब निश्चित कर लिया था कि वह वापस नहीं लौट रहा है और भारत में ही रहेगा। हालांकि बाबर को भारत में रहना रास नहीं आया था, क्योंकि यहाँ की जलवायु और काबुल की जलवायु में बहुत अंतर था, परंतु उसने इसको अपना अब ठिकाना बनाने का इस युद्ध के पश्चात निश्चित कर लिया था। इस युद्ध के कई सैनिक परिणाम भी निकले। एक नई युद्ध पद्धति और नई सैनिक पद्धति का प्रयोग, यहाँ पे नए अस्त्रों का प्रयोग भी इस युद्ध के बाद में शुरू हुआ। मुग़लों ने जिस रणनीति का प्रयोग करा था जिससे राजपूतों को वे हराने में सफल हुए थे, वह रणनीति तुलुगमा थी, जो भारत में अब इन राजपूत और भारतीय राजाओं को हराने के लिए प्रयोग में ली जाने लगी थी। हालांकि इस युद्ध के पश्चात भी राजपूतों ने नई युद्ध पद्धति को अपनाने का कोई भी प्रयत्न नहीं किया और ना ही उन्होंने यह कोशिश करी कि वे इस युद्ध की हार से कुछ सीखें। अभी भी जो राजपूती दंभ और जो अनेकता थी वह अभी भी विद्यमान थी, जो आगे के काल में भी राजपूतों को हराने में सहायक सिद्ध हुई। इसके पश्चात खानवा विजय के पश्चात हम देखते हैं कि बाबर ने समस्त मेवात पर आक्रमण करके अपना अधिकार कर लिया था और साथ ही उसने चंदेरी का युद्ध करा था और इस युद्ध के पश्चात अफ़गानों की शक्तियों को भी उसने पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया था। अफ़गानों की शक्ति जो थी वह घाघरा के युद्ध में 6 मई 1529 को उसने यह युद्ध लड़ा, जिसमें बंगाल का जो शासक था नुसरत शाह, उसने बाबर से संधि कर ली थी और बाबर की सत्ता को मान्यता प्रदान कर दी थी और उसने यह मान लिया था कि वह किसी भी अन्य जो बाबर के विरुद्ध व्यक्ति है उसको अपनी शरण नहीं देगा। बाबर ने अब अपनी राज्य की सीमा को बिहार तक स्थापित कर लिया था। जब घाघरा के युद्ध में उसने बचे हुए लोधियों को हरा दिया था, अफ़गानों को हरा दिया था, तो अब उसकी सीमा जो थी वह बिहार तक पहुंच गई थी। तो इसका मतलब सिंधु नदी से, पश्चिम में सिंधु नदी से और पूर्व में बिहार तक पहुंच गई थी और हिमालय से लेकर के नीचे ग्वालियर और चंदेरी तक उसका राज्य स्थापित हो गया था। परंतु उसने अपना जो निवास स्थान जो है और जो राजधानी थी वह आगरा ही बनाई और इसके पश्चात वह आगरा में ही निवास करने लगा था और बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को हो गई और इस प्रकार से बहुत ही कम समय में 1526 से 1530 तक में ही बाबर ने यहाँ पे अपना शासन किया, जो उसने विजय स्थापित करके अपने साम्राज्य को विस्तार दे करके प्रारंभ किया। थैंक यू।